टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेगेटिव वॉइस। इससे पहले हमने अफर्मेटिव वॉइस पढ़े थे, तो अफर्मेटिव वॉइस के जो हमने 5 नियम बताए थे आपको, ठीक है, वही के वही 5 नियम यहाँ पर नेगेटिव वॉइस में भी फॉलो करना है हमें। तो वो अफर्मेटिव वॉइस में हमने कौन कौन से 5 नियम बताए थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। पहला नियम हमने बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है ना। तो वॉइस चेंज करने के रूल्स बताए थे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कौन कौन से नियम यूज होते हैं। तो पहला नियम यह है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। दूसरा नियम हमने ये बताया था कि यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन दिए गए हों तो प्रोनाउन को चेंज करना पड़ता है। प्रोनाउन में जैसे हो गया, अगर मान लो सब्जेक्ट के रूप में ही दिया है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में हिम लिखा जाता है, और यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हिम लिखा है और उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाना होता है तो उसको ही लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर सब्जेक्ट के रूप में सी दिया हो तो ऑब्जेक्ट के रूप में उस सी को हमें हर बनाना पड़ेगा, और हर को वापस हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लाने पर क्या बनाना पड़ता है, सी बनाना पड़ता है। इसी प्रकार आई को मी बनाना पड़ता है और मी को आई बनाना पड़ता है। इट को इट ही लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट के रूप में भी इट लिखते हैं उसको, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी उसको इट ही लिखा जाता है। इसी प्रकार यू को सब्जेक्ट के रूप में यू ही लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी उसको यू लिखा जाता है। इसके बाद में दे दिया हो तो दे को सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में देम लिखा जाता है। दे को ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे हम, देम। और वी दिया हो तो वी को ऑब्जेक्ट के रूप में अज लिखा जाता है। तो यहां पर ये 7 प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दिए गए हो तो इनको चेंज करना होता है। जो तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यह है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज की जाती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होती है, मतलब टेंस चेंज करना होता है। जिस टेंस का वाक्य दिया गया हो वहां हेल्पिंग वर्ब आप यूज ना करें, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब दी गई हो वो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें। हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सी इस्तेमाल करना है, आगे वाले टेंस की। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया हो तो हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की यूज करेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का दिया हो तो हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की यूज करेंगे। और यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की यूज करने वाले हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया होगा तो हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की यूज करेंगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे इस्तेमाल करनी है, जिस टेंस का वाक्य दिया गया हो वो हेल्पिंग वर्ब यूज ना करे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज ना करे, बल्कि आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करे। क्रम ये हमने बता दिया है कि पहले टेंस का वाक्य होगा तो उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। 2 टेंस में ध्यान रखें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनता है। इस टेंस में आईएनजी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, इसलिए हम आईएनजी आती है इसलिए इसमें बिंग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बिंग लगाएंगे कहां, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद लगाएंगे। लेकिन हम आज नेगेटिव वॉइस पढ़ रहे हैं इसलिए नोट के बाद हमें बिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो छठा टेंस है इसमें भी क्या है, आईएनजी आती है, तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब वही इस्तेमाल करेंगे, उसी टेंस की इस्तेमाल करेंगे। मतलब पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस में ही बनता है, इसलिए इस टेंस में भी हम बिंग लगाएंगे। कहां लगाने वाले बिंग, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद बिंग लगती है, लेकिन नोट आता है तो नोट के बाद बिंग लगती है। बाकी चौथा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, 8वां जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, 10वां जो टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और जो 12वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कुल मिलाकर 8 टेंस में पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब किस मेथड से चेंज करना है, यहाँ पर हमने एक फार्मूला आपको बता दिया है। चौथा नियम है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, सभी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। और 5वां नियम यह है कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करना है। तो यही 5 नियम जो हमने अफर्मेटिव वॉइस में पढ़ाए थे वही के वही नेगेटिव वॉइस में यूज करना है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं।
यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में नोट लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसका जो वाइज बनने वाला है वो भी नेगेटिव ही बनने वाला है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो पैसिव वाइज भी अफर्मेटिव बनेगा, यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो पैसिव वाइज भी नेगेटिव बनेगा, और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो पैसिव वाइज भी इंट्रोगेटिव ही बनता है। तो आज हम नेगेटिव वाइज की बात कर रहे हैं। सबसे पहला नियम ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है यू और ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर इंग्लिश। देखिए सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, केवल हमें दो शब्द को ही चेंज करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? सेंटेंस के अंत में ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वर्ब के बाद पूरा ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, आगे हम एक सेंटेंस में और एग्जांपल के रूप में बता देंगे। तो यहाँ पर केवल दो ही शब्दों को चेंज करना है, इसके अलावा जो बाकी के जो शब्द है वो अपनी जगह पर ही रहेंगे, उनसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी, जहां पर वो लिखे वहीं पर ही लिखना है उनको, ठीक है। तो नियम नंबर 1 के अनुसार हम इंग्लिश को यहाँ पर लिखने वाले हैं, यू के स्थान पर हम इंग्लिश लिख देंगे। यहाँ पर इंग्लिश लिखा और यू को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यू को हमने यू लिखा है। देखिए यहाँ पर कहा है प्रोनाउन चेंज करना होता है। ये जो प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दिए हैं तो इनको चेंज किया जाता है। देखिए यहाँ पर यू लिखा तो यू को ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू ही लिखा जाता है, इसलिए हमने यू को वैसा का वैसे ही लिख दिया। और इंग्लिश क्या थी? ये नाउन थी, नाउन का मतलब ये नाम था, एक लैंग्वेज का नाम है, इसलिए इसको हमने वैसा का वैसे ही लिख दिया। दूसरे शब्दों को चेंज नहीं करना है, केवल प्रोनाउन को ही चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नियम ये कह रहा कि हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है। देखो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नोट के स्थान पर नोट लिखेंगे, वर्ब के स्थान पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाकी उनकी जगह पर वही शब्द लिखने वाले। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू लिखी हुई है, तो ये डू पहले टेंस का वाक्य है, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो हम उसके आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 3 है, एक इज, दूसरी आर और तीसरी एम। इज एक वचन के लिए यूज होती है, आर बहुवचन के लिए यूज होती है, और एम का प्रयोग आई के लिए होता है। इंग्लिश यहाँ पर एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज एक भाषा का नाम है, एक वचन है, इसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज करने वाले हैं डू के स्थान पर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डू के स्थान पर इज, और नॉट के स्थान पर हम लिखेंगे नॉट, और स्पीक के स्थान पर हम स्पीक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। इसके बाद में बाय का प्रयोग करने के लिए कहा है, तो बाय का प्रयोग कहाँ करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के ठीक आगे बाय का इस्तेमाल करना है। तो हमारा नेगेटिव वाइज बन गया इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय यू, जो इंग्लिश है वो तुम्हारे द्वारा नहीं बोली गई है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, दे आर नॉट रीडिंग द बुक्स। यहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ दे, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द बुक्स। ये द है ना, ये डेफिनेट आर्टिकल है जो डेफिनेट चीजों के आगे लगता है, तो बुक्स के आगे द लगा हुआ है, तो ये बुक्स ऑब्जेक्ट है, तो ये द भी उसी के साथ जाने वाला है। तो द बुक्स को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर, तो दे के स्थान पर तो लिखेंगे हम द बुक्स। तो आंसर हमारा तैयार हो जाएगा यहाँ पर द बुक्स, और जो सब्जेक्ट दिया हुआ है दे उसको उठा के हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना, तो दे को हम लिखेंगे देम। देम क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करने के लिए कहा है, दे को देम बनाने के लिए कहा है। बाकी शब्दों को अपनी ही जगह पर हमें लिखना है। आर के स्थान पर मतलब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, नोट के स्थान पर नोट लिख देंगे, रीड के स्थान पर रीड की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बाकी शब्द अपनी जगह पर ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले हम टेंस की पहचान कर लेते हैं। यहाँ पर आर लिखी हुई है और आईएनजी लगा हुआ मिल रहा है हमें, तो आईएनजी से दो बातों का पता चलता है कि इसमें एक तो बिंग लगने वाला है और एक हेल्पिंग वर्ब भी उसी टेंस की लगने वाली जिस टेंस का वाक्य दिया हुआ है। तो आईएनजी यहाँ पर दिया है, इसलिए हमें इसमें बिंग लगाना है। तो ये है दूसरा टेंस, नाम है उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पैसिव वॉइस इसी टेंस में बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनता है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? बिंग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जब द बुक्स लिखी हुई है, ये क्या है? बहुवचन के रूप में दी हुई है, मतलब बुक्स अनेक पुस्तकें हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हम इसके लिए आर यूज करने वाले हैं।
क्योंकि बहुवचन के लिए भी आर ही यूज होती है। बहुवचन के लिए भी कौन सी यूज होती है, केवल आर ही यूज होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया, नोट के स्थान पर हम नोट लगा देंगे, और इसमें आईएनजी दिया हुआ था ना, इसलिए हम इसमें बिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो बिंग का बता दिया मैंने कि बिंग कहाँ यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद यूज करना है, लेकिन नोट दिया हो तो फिर नोट के बाद बिंग यूज करें। द बुक्स आर नोट बिंग। अब यहाँ पर रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा है। ध्यान दीजिए, अगर 5 नियम यहाँ पर बताए गए, एक भी नियम आपने छोड़ दिया तो समझ लो आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। तो हमारा नेगेटिव वॉइस बन गया है द बुक्स आर नॉट बीइंग रीड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस दिया है वी हैव नॉट टेकन टी, वी हैव नॉट टेकन टी, हम चाय नहीं पी चुके हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है वी और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर टी। टी को हमने उठा के यहाँ पर रख दिया तो हमारा आंसर तैयार हो जाएगा टी। और ये यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया है, वी दिया हुआ है, वी को हम यहाँ पर लिखेंगे अज, वी को हम अज बना देंगे, क्योंकि नियम नंबर 2 कह रहा है वी को अज बनाने के लिए, प्रोनाउन चेंज करने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ पर टी लिखा हुआ था, टी को हमने चेंज नहीं किया। टी को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नाउन है ना, एक वस्तु का नाम है। टी मतलब चाय एक वस्तु का नाम है ना, केवल प्रोनाउन को ही चेंज करना है, इसके अलावा दूसरे शब्द दिए हो तो उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर टी को हमने इधर लिख दिया। ध्यान रखिए सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखे। टी को हमने यहाँ पर लिख दिया, वी को हमने अज बना के यहाँ पर लिख दिया है। बाकी शब्द अपनी जगह पर रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, नोट के स्थान पर नोट आ जाएगा, वर्ब के स्थान पर वर्ब आ जाएगी। बाकी दूसरे शब्द अपनी ही जगह पर रहेंगे, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही चेंज करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब हैव। अब हेल्पिंग वर्ब हैव ये कौन सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तीसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैव। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 है, हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चौथे टेंस की इस्तेमाल करना है, मतलब आगे वाले टेंस की इस्तेमाल करना है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। तो टेंस में हमने पढ़ा है कि हैज बीन का प्रयोग एक वचन के लिए यूज होता है और हैव बीन का प्रयोग आई और बहुवचन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कौन से सब्जेक्ट को देखकर, आप सब्जेक्ट यहाँ पर टी है, इसको देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर टी, एक चाय, टी क्या है, चाय है ना, तो चाय क्या है, जो लिक्विड है, लिक्विड चीजें हमेशा सिंगुलर नंबर में रहती है, एक वचन में ही रहती है, उसको एक वचन ही मानते हैं। तो चाय यहाँ पर एक वचन में, तो एक वचन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हैज बीन। ध्यान दीजिए इसमें नॉट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इसमें, नोट। और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नोट लगा है। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं ना, ये 2 शब्द वाली है, हैज और बीन। जब 2 शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब दी हो तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बीच में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बीच में नॉट आना चाहिए। जब हम हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे तो नॉट बीच में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टी हैज नॉट बीन, इस टाइप से। समझ में आ गई बात। अब क्या लिखेंगे, हम वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी हुई है पक्की पकाई, है ना, यहाँ पर वर्ब दी हुई है, वैसी की वैसी लिख देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेकन। अब क्या इस्तेमाल करने वाले, हम बाय इस्तेमाल करने वाले। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अज के ठीक आगे, मतलब यहाँ पर बाय इस्तेमाल करेंगे, तो हम लिख देंगे बाय अज। ठीक है, टी हैज नॉट बीन टेकन बाय अज। यहाँ पर हमारा तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, राम did not do his work। राम did not do his work, राम ने अपना कार्य नहीं किया था। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है राम और ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर हिज वर्क। क्या दिया हुआ है, हिज वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस, राम तो यहाँ पर लिखेंगे और हिज वर्क को हम यहाँ पर लिख देंगे। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, प्रोनाउन है ही नहीं है ना, तो यहाँ पर भी नाउन दिया हुआ है और यहाँ पर भी नाउन दिया हुआ। अब ये क्या है, ये वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये डू लिखा है, तो वर्ब के बाद पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आता, तो हिज वर्क को तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा आंसर तैयार हो जाएगा हिज वर्क। ये हिज वर्क और राम को उठा के हम यहाँ पर लिखेंगे तो राम। ठीक है,
समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट के स्थान पर नॉट लिखेंगे, वर्ब के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बाकी शब्द अपनी जगह पर रहेंगे। टेंस पहचानिए, यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, तो ये डिड है ना, पांचवें टेंस का वाक्य है। कौन से टेंस का वाक्य है? डिड। ये डिड किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हम हेल्पिंग वर्ब अब छठे टेंस की यूज करने वाले हैं। छठे टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें क्या है, डिड आ रही है, तो डिड है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की यूज करने वाले हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, एक तो है वाज और दूसरी है वर। तो दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। वाज का प्रयोग हमने टेंस में पढ़ा है, एक वचन के साथ वाज यूज होती है, मतलब जो सिंगुलर नंबर होते हैं एक वचन, उनके साथ वाज का इस्तेमाल होता है। जो प्लूरल नंबर होते हैं, मतलब जो बहुवचन होते हैं, उसके साथ वर का इस्तेमाल होता है। अब हमें देखना है कि वाज इस्तेमाल करें कि वर इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ पर हिज वर्क उसका काम, हिज वर्क उसका काम, यहाँ पर किसी काम की बात हो रही है, तो ये एक वचन में आता है और इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो डिड के स्थान पर हम वाज इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हमने वाज लगा दिया। नोट के स्थान पर हम नोट का इस्तेमाल कर देंगे और डू के स्थान पर डू की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, डन। और राम से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया हिज वर्क वाज नॉट डन बाय राम। फिफ्थ सेंटेंस दिया हुआ है, she was not singing a song. She was not singing a song. वह गाना नहीं गा रही थी। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है सी और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अ सॉन्ग। नियम नंबर 1 के अनुसार हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखने वाले हैं। ए सॉन्ग को हम यहाँ पर रखेंगे अ सॉन्ग, और सब्जेक्ट दिया है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो हम उसको लिखने वाले हैं सी को हर। यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने यहाँ पर सी को हर बना दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब रखना है, नोट के स्थान पर नोट रखना है, सिंगिंग के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग रखनी है। बाकी शब्द अपने स्थान पर रहेंगे। सबसे पहले हम टेंस की पहचान कर लेते हैं कि यह सेंटेंस कौन सी टेंस का है। यहाँ पर वाज लिखा हुआ है और वाज आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर। तो हमने आपको बताया था कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हुआ मिले तो इसे दो बातों का पता चलता है, एक तो बिंग का पता चलता है कि इसमें बिंग लगने वाला है, और एक ये पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब भी इसी टेंस की लगने वाली है जिस टेंस का वाक्य दिया गया हो। तो यहाँ पर हम वाज या वर रखने वाले हैं। सी एक वचन है यहाँ पर, उसके साथ वाज का इस्तेमाल हुआ है। ए सॉन्ग यहाँ पर भी एक वचन है, तो यहाँ पर भी हम वाज ही यूज करने वाले हैं, वाज। और क्या लगाएंगे हम इसमें, बिंग लगाएंगे, लेकिन नॉट लिखने के ठीक बाद हम बिंग का इस्तेमाल करेंगे, नॉट बिंग। अब क्या करेंगे, जो वर्ब दी है सिंग, इस सिंग की थर्ड फॉर्म लिखेंगे संग, और इसके बाद हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। तो बाई का इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं, हर के आगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाई हर। तो नेगेटिव वाइस हमारा बन गया अ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, दे हैड नॉट ड्रंक वाटर। वह दे हैड नॉट ड्रंक वाटर, वे पानी नहीं पी चुके थे। यहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ है दे और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वाटर। सब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर वाटर। वाटर को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है वाटर, और उसके बाद में जो दे है ये प्रोनाउन है, इसको हम वाटर के स्थान पर लिखेंगे, तो यहाँ पर दे से बनेगा देम, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन को चेंज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है नियम में कि दे को देम बनाया जाता है। अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, नोट के स्थान पर नोट यूज करना है, वर्ब के स्थान पर वर्ब यूज करनी है, मतलब थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सबसे पहले हम टेंस की पहचान करते हैं। यहाँ पर हेड लिखा हुआ है, हेड सातवें टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, नाम है इसका पास्ट
परफेक्ट टेंस तो हमें हेल्पिंग वर्ब 8वें टेंस की इस्तेमाल करनी है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हेड बीन। 8वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हेड बीन। अब हमें क्या करना है, नोट लगाना है, तो नोट का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज करेंगे। तो शब्द की हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो हम लिखेंगे हेड के स्थान पर हेड बीन, मतलब हम लिखने वाले हैं हेड नॉट बीन। अब हमें क्या करना है, ड्रिंक, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक दी हुई है पहले से ही, थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे ड्रंक। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के आगे बाय का इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे बाय। हमारा वाइस बन गया वाटर हैड नॉट बीन ड्रंक बाय देम, पानी उनके द्वारा नहीं पिया गया था। ऊपर क्या, ऊपर अर्थ क्या था, दे हैड नॉट ड्रंक वाटर, वे पानी पी चुके थे। अब यहाँ का अर्थ क्या बन गया, वाटर हैड नॉट बीन ड्रंक बाय देम, पानी उनके द्वारा नहीं पिया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, we shall not play football। सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है वी, ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रखा, ये गेम है तो हम उसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे फुटबॉल। वी के स्थान पर हमने लिखा फुटबॉल, वी को हम फुटबॉल मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो यहाँ पर वी को हम लिखेंगे अज बना के लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन है, वी को अज बनाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर अज के रूप में लिखा। अब हम टेंस की पहचान करते हैं। टेंस है ये नोवा टेंस, नाम है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचाना, हेल्पिंग वर्ब से हमने टेंस की पहचान की है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम हेल्पिंग वर्ब रखने वाले हैं 10वें टेंस की। 10वें टेंस का नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है सेल, सेल बी और विल बी, तो दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। टेंस में हमने पढ़ा है सेल बी का प्रयोग केवल आई के साथ और बी के साथ होता है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल बी यूज होती है। केवल सेल बी का इस्तेमाल तो आई और बी के साथ यूज होता है। यहाँ पर फुटबॉल लिखा हुआ है, तो फुटबॉल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। नोट लगा हुआ है, तो नोट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, विल बी के बीच में। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखी जाएगी, विल नॉट बी, तो यहाँ पर सेल के स्थान पर लिखेंगे हम विल नॉट बी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने विल नॉट बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब क्या लिखेंगे हम, प्ले के स्थान पर प्ले की थर्ड फॉर्म लिख देंगे प्लेड, और ऑब्जेक्ट के आगे क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। तो हो गया हमारा नेगेटिव वाइज, फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाई अस। यहाँ पर क्या था, वी शेल नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाई अस, फुटबॉल हमारे द्वारा नहीं खेला जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रीना will not have eaten food। रीना will not have eaten food। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है रीना, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर फूड। ठीक है, तो हम यहाँ पर फूड को यहाँ पर रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, फूड लिख दिया हमने। रीना को हम यहाँ पर लिख देंगे रीना। देखिए हमने दोनों तरफ यहाँ पर सेम लिखा, फूड को भी ऐसा का ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये नाउन था फूड भोजन खाना, और ये रीना एक नाम था, इसको भी हमने वैसा का वैसे लिख दिया। तो नाउन को चेंज नहीं किया जाता है, केवल ये प्रोनाउन होते हैं इनको ही चेंज करते हैं। तो हमने दोनों की उल्टा पलटी कर दिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। अब आती है हेल्पिंग वर्ब के बारी, तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, नोट के स्थान पर नोट आ जाएगा, वर्ब के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और रीना के आगे बाई लगा देंगे। तो सबसे पहले टेंस की पहचान करते हैं। ये विल हैव हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखी है, विल हैव, तो ये हेल्पिंग वर्ब है 11वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो हम 12वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, एक हेल्पिंग वर्ब का नाम है सेल हैव बीन,
एक हेल्पिंग वर्ब का नाम है सेल हैव बीन और जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है उसका नाम है विल हैव बीन। अब दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हमने टेंस में पढ़ा है कि जो सेल हैव बीन है वो केवल आई और बी के लिए यूज होती है और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन यूज होती है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट फूड दिया हुआ है तो फूड को देकर हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें नॉट आ रहा है तो नॉट कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बीच में, लेकिन बीच में कहाँ लगाएंगे, विल के ठीक बाद यहाँ पर नॉट लगेगा। कहाँ लगेगा, यहाँ पर विल नॉट हैव बीन। तो यहाँ पर हो जाएगा विल नॉट हैव बीन। तो विल के स्थान पर हो जाएगा विल नॉट, विल हैव के स्थान पर हो जाएगा विल नॉट हैव बीन। तो हम लिखेंगे विल नॉट हैव बीन। अब वर्ब क्या दी है, रिटर्न थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है तो हम इसको ऐसा का ऐसे लिख देंगे थर्ड फॉर्म के रूप में और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पैसिव बन गया फूड विल नॉट हैव बीन इटन बाय रीना। यहाँ पर क्या था, रीना विल नॉट हैव इटन फूड, रीना खाना नहीं खा चुकी होगी। यहाँ पर हो गया फूड विल नॉट हैव बीन इटन बाय रीना, जो खाना है रीना के द्वारा नहीं खाया गया होगा। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव वॉइस यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका होमवर्क शुरू होता है, आप होमवर्क ले लीजिए। ये 5 सेंटेंस आपको होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो होमवर्क है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोल्व करके सेंड करना है।